Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in IGNOU MA Sociology paid classes. यहाँ पे हम MSO 3 में सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट है उसके एक टॉपिक की बात कर रहे हैं जो बहुत ही जेनरिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट एग्जाम में आएगा तो हमें किस तरीके से इसे प्रेजेंट करना है, क्या क्या पॉइंट हमें लिखने हैं, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ. वैसे आप लोग काफ़ी हद तक ये चीज़ जानते होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट में आप लोगों ने ये सब टॉपिक पढ़े हैं. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 की. यूट्यूब पे अगर कंटेंट होगा तो आप वहाँ से भी थोड़ा बहुत इसको रेफर कर सकते हैं. बाकी हम यहाँ पे इसमें डिटेल में बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म आर्थिक सुधार 1991 क्या थे. देखिए, कोई भी रिफॉर्म मतलब क्या होता है कि आप इकोनॉमी में कोई चेंज लाना चाह रहे हो. इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब हम अपनी इकोनॉमी में कोई चेंज लाना चाहते हैं. इसका मतलब क्या है कि हमारी एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं जिसको हम बदलना चाहते हैं. राइट, आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में कुछ कमी है जिसको आप बदलना चाहते हो, तभी आप रिफॉर्म लाना चाहते हो. तो यहाँ पे आप क्या क्या प्रेजेंट कर सकते हो कि ये 20 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछे. देखिए, एट दैट मतलब 1991, इन द ईयर 1991 द इकोनॉमिक कंडीशन वाज वेरी पुअर एंड अनस्टेबल. 1991 में जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी और अस्थिर थी. उस स्थिति का सुधार करने के लिए सरकार को बहुत सी चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत थी. पहले तो हम कारण भी बताएंगे वन बाय वन करके. इस समय हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और आपके वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह. तो ये 1991 के रिफॉर्म जिसमें आया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारवाद, निजीकरण एंड वैश्वीकरण. तो ये 1991 में रिफॉर्म लाए गए जिसे नरसिम्हा मनमोहन मॉडल भी बोला गया. क्यों बोला गया? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे और वो उस समय पे फाइनेंस मिनिस्टर थे. अब क्या जरूरत थी ये देखेंगे और कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया गया ये देखेंगे. क्या जरूरत थी? तो जितनी भी इकोनॉमी में कमियां हो सकती हैं, जो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब आप 1 2 3 करके लिखेंगे. पहली बात, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो नेगेटिव में था. आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है, आयात और निर्यात के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा आयात कर रहे थे और आप निर्यात कर ही नहीं पा रहे थे, आप इंपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे थे. तो जब आप इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करेंगे, तो मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे, तो आप नेगेटिव में रहेंगे. 20 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, 50 का इंपोर्ट कर रहे हैं. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मतलब मंगाना. तो यहाँ पे आपका -30 बैलेंस आएगा, मतलब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में हो गया. प्लस हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे. हमारे पास जो है वो विदेशी मुद्रा नहीं थी हमारे पास प्रेजेंट उस टाइम पे. ये हमारी प्रॉब्लम थी. एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे यहाँ का अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था. प्राथमिक जो क्षेत्र था वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था. एग्रीकल्चर से उतनी इनकम नहीं आ पा रही थी. इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर थी. जो कंपनीज थी वो सरकारी थी, मतलब जो आपकी पीएसयू कहलाई जाती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. सहकारी जो थी ये आपकी कंपनियाँ थी जिनका परफॉर्मेंस भी बहुत खराब था. तो इस समय इकोनॉमी में 1 2 3 करके आप मेंशन करोगे. पहली बात आपने करी बीओपी डेफिसिट में, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम, तीसरा आपने लिखा कि प्राइमरी सेक्टर की परफॉर्मेंस खराब थी, फोर्थ आपने लिखा कि जो हमारी इंडस्ट्री थी वो भी सारी चीज़ें सरकार के हाथों में थी, तो पीएसयू के हाथों में थी, जो लगातार नुकसान फेस कर रही थी, जो लगातार लॉस में जा रही थी. उसके बाद आप लिखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज हो गया, बीओपी हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर की प्रॉब्लम आपने बता दी. देन हम लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस था इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी मेजर की अगर हम बात करें, आरबीआई के पास हमारे फंड खत्म हो चुका था. आपकी कंट्री का सेंट्रल बैंक आरबीआई है जिसे 1949 में नेशनलाइज किया गया था. आरबीआई के पास अब कोई कोष नहीं बचा है. तो कंट्री को रिवाइव करने के हमारे पास कोई भी अवसर नहीं थे. और जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप जो है अपनी इकोनॉमी के लिए मदद लेने या लोन लेने के लिए गए, तो वहाँ पे उन लोगों ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि आपके पास रीपे करने के लिए क्या जुगाड़ है. तो ये प्रॉब्लम हमारे पास थी. तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी एक क्लोज इकोनॉमी थी, एक बंद इकोनॉमी थी, जिसको हमें खुली अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करना था, ओपन इकोनॉमी बनाना था. खुली अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करने के लिए आप ये 3 मेजर डायमेंशंस लेके आए: लिबरलाइजेशन, उदारवाद, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन एंड निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन. तो चीज़ें कैसी हुई? एल क्यू पी को हटा के LPG लाया गया. एल मतलब लाइसेंस, लाइसेंस को हटा के लाया गया लिबरलाइजेशन. पहले क्या होता था, अगर आपको कोई भी काम करना है, आपको कोई भी बिजनेस किसी भी काम में जाना है, तो आपको लाइसेंस लेना ही लेना पड़ेगा. तो बहुत से लोग इस रीज़न से इस काम में जाते ही नहीं थे. जो नौकरी कर रहे हैं चुपचाप से वही काम करते रहते थे. इतना पेपर वर्क, इतना डिले होगा, पता नहीं सेंक्शन होंगी भी या नहीं चीज़ें, और काम कर भी पाएंगे या नहीं. सो ये प्रॉब्लम यहाँ पे रहती थी. तो दैट्स वाई बहुत से लोग जाते ही नहीं थे. लेकिन अब यहाँ पे लिबरलाइजेशन, उदारवाद आप ले आए कि अब हम कोशिश करेंगे फ्री ट्रेड रहे, मुक्त जो है वो व्यापार रहे, बहुत ज़्यादा आप पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी ना लगाए जाए, ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स ना लगाए जाए, व्यापार करते समय आप पे रुकावटें, प्रतिबंध ना लगाए जाएं अलग अलग तरीके के. हाँ, बस
कुछ चीज़ों में बोला कि लाइसेंस लेना ज़रूरी है, जैसे ड्रग्स हो गया, फार्मा हो गया, एटॉमिक चीज़ें हो गई, न्यूक्लियर वेपन हो गए, इनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अदरवाइज आपको कोई भी काम करना है तो आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ट्रेड कीजिए। तो ये लिबरलाइजेशन आया। अब इससे काफ़ी लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे, और एंट्री करेंगे तो इकोनॉमी की सिचुएशन थोड़ी बहुत सुधरेगी। दूसरा था, पहले क्या था, कोटा, मतलब बहुत सी जो भी सेक्टर्स थे वो सब सरकार के लिए रिजर्व थे, और सरकार का जो मेजर मोटिव होता है वो सामाजिक भला होता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी आइडियोलॉजी पे वर्क कर रहा था। अभी मिक्स्ड इकोनॉमी टोटली इकोनॉमी में दिख ही नहीं रही थी। सो दैट्स वाई वहाँ पे पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेस थी, अंडरटेकिंग थी, वो तो लगातार सरकारी जो कंपनियां थी वो नुकसान में जा रही थी। तो अब यहाँ पे उन्होंने अपना कुछ पार्ट, या तो आप ज़्यादा मतलब कंपनी पूरी उठा के बेच दो, या अपनी कंपनी का कुछ पार्ट प्राइवेट लोगों को बेच दो, तो इसे कहते हैं निजीकरण। तो यहाँ पे निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन होना स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे क्या करा, प्राइवेट लोगों को चीज़ें सेल करनी स्टार्ट करी। तो प्राइवेट लोग आए तो उनका मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा, उनके पास फाइनेंस होगा, तभी तो आप खरीद रहे हो कि हमारे पास ठीक है जुगाड़ है, हम पैसों से रिलेटेड चीज़ें अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें हुई तो निजीकरण हुआ, उससे भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, इकोनॉमी में पॉजिटिव देखा गया, ग्रोथ देखी गई, प्रोडक्शन अच्छा हुआ, और लोगों को काम भी मिलेगा। जब काम अच्छा चलेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो ये सब चीज़ें बैलेंस आई। अच्छा, नीड में एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, एम्प्लॉयमेंट बहुत डाउन था उस टाइम पे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे लोग मार्केट में, वेरी लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब आप नेगेटिविटी में लिख सकते हो। मतलब नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्यों जरूरत पड़ी, फिर हुआ क्या क्या, लिबरलाइजेशन, एक वर्ड लिखा, लाइसेंस हटाया, लिबरलाइजेशन लाया गया, ट्रेड फ्री रखोगे, ये रखोगे, वो रखोगे, ये सारी बातें। प्राइवेटाइजेशन, सेलिंग ऑफ द एंटरप्राइज टू द प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लोगों को, निजी लोगों को, अपनी कंपनियों को, अपनी कंपनियां उनका कुछ भाग हिस्सा बेच देना, ये सब निजीकरण में आपने पॉइंट लिखे। फिर आएगा ग्लोबलाइजेशन, अपनी देश की अर्थव्यवस्था को बाकी देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ट्रेड रिलेटेड बात की, गुड सर्विसेज का ट्रेड करना था, सामान बेचेंगे, धीरे धीरे सर्विसेज भी बेची जाने लगी बाहर अंतर्राष्ट्रीय रूप में। सर्विसेज के बाद हमने देखा कि लोगों का भी, कल्चर का भी आपका ग्लोबलाइजेशन होने लगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें ग्लोबलाइज होने लगी थी। बट वहाँ पे तो हम सिर्फ ग्लोबलाइजेशन ट्रेड की बात करेंगे। ट्रेड हो रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो रहा था। पहले परमिट लेना पड़ता था आपको, कभी भी इंटरनेशनल ट्रेड करना है परमिट लोगे देन ही ट्रेड पॉसिबल होता था। लेकिन अब यहाँ पे ग्लोबलाइज कर दिया गया, एक क्लोज इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब ग्लोबलाइज हो गए हैं, बाहर से भी इंटरप्राइज आ रही है, यहाँ पे स्टैब्लिश कर रही हैं अपनी कंपनीज। एमएनसीज का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिला, मल्टीनेशनल कंपनी आई इंडिया में, जिससे इंडिया के लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ, काम मिला लोगों को, यहाँ पे व्यवसाय के अवसर मिले, प्लस आपको टेक्निकली चीज़ें भी मिल जाएंगी उनके थ्रू। तो बहुत सारे बेनिफिट हो रहे थे, प्रोडक्शन जो उनका बढ़ रहा था, तो यह हमारे लिए बेनिफिट था, हमें एक वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट मिले, हमें एक्सप्लोरेशन मिला बाहर की कंट्री, बाहर की कल्चर, बाहर के ट्रेड्स का। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिविटी रही थी। तो ये चीज़ें थी, परमिट को हटा के ग्लोबलाइजेशन लाया गया। तो आप इन तीनों को वन बाय वन समझाओगे, फिर और डिटेल में अगर आपको लिखना है तो आप इनके फायदे लिख सकते हो। इससे इकोनॉमी की सिचुएशन सुधरी, बीओपी जो था, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स था, पहले नेगेटिव था, अब वो बैलेंस में आ गया, फॉरेन एक्सचेंज स्टेबल हो गया हमारा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी इन सब चीज़ों के बाद में। आपका जो जीडीपी था, जो उस समय पे लो था, वो जीडीपी भी बैलेंस में आया। परफॉर्मेंस जो थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी पॉजिटिव डायरेक्शन में गई, क्योंकि अब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो गया था। तो पहले जो इंडस्ट्री लगातार लॉस में जा रही थी, ड्यू टू गवर्नमेंट मैनेज कर रही थी, सरकार मैनेज कर रही थी, अब वो थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक की तरफ गई। तो ये सब आप फिर पॉजिटिव पॉइंट में भी लिख सकते हो। नीड को भी दो तीन लाइन में मैंने 6-7 पॉइंट आपको जरूरत के बताए, तो आप 1-1.5 पेज आपका वही ले लेगी। पहले आपने इंट्रोडक्शन बताई 6 से 7 लाइनों की, कि कब आया, नरसिम्हा मनमोहन मॉडल बोला गया, ये सब चीज़ें। नीड बताई 2 पेज में आपका, 1.5 पेज, चलो मैंने 2 नहीं 1.5 पेज आपका ये कंटेंट ले लिया। फिर आपने लिबरलाइजेशन लिखा, आधे पेज पे मान रही हूँ, प्राइवेटाइजेशन लिखा, आधे पेज पे ग्लोबलाइजेशन लिखा, फिर आपने इससे क्या क्या बेनिफिट हुए वो सब लिख दिए। तो आपके आराम से 4 से 5 पेज इसमें फिल हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। कंटेंट माइंड में रखो, सोचो कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, चीज़ें अपने आप वहाँ पे माइंड में चलती हैं। मैंने अभी एक पीछे जो आपको इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो बताया, उसमें मैंने लिखवाया है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वही पैराग्राफ एज इट इज यूज कर देना। वहाँ पे अलग से क्यों लिखना है, एक आंसर में कोई चीज़ पढ़ी है तो उसको दूसरे आंसर में यूज़ करो ना। ऐसा नहीं होता सारे आंसर अलग से याद करने होते, एक टॉपिक समझना होता है, वो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है तो वो जो नॉलेज आपके पास है उसको बस आपको पुट करना होता है सही जगह पे, राइट। तो वो इकोनॉमिक डायमेंशन से देखो, अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म का क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर पाओगे। लेकिन हाँ, शुरुआत प्रॉपर करना, सीधा एलपीजी एक्सप्लेन करना मत स्टार्ट कर देना, जैसे मैंने बताया वैसे शुरू करना, फिर क्यों जरूरत पड़ी ये बता देना शॉर्ट में, एंड देन क्या था, एक एरो बना देना, एल एरो डालना, नीचे लिखना एल, मतलब लाइसेंस को रिमूव किया गया लिबरलाइजेशन से, क्यू कोटा, एरो डालना, करा गया पी प्राइवेटाइजेशन से, पी परमिट को किया गया जी ग्लोबलाइजेशन थे, लाइसेंस लिबरलाइजेशन, क्यू कोटा प्राइवेटाइजेशन, एंड पी परमिट ग्लोबलाइजेशन।
LQP को रिप्लेस करके बना दिया गया LPG। समझ में आया? सिंपल चीज़ें, आपने कहीं ना कहीं ये टॉपिक ज़रूर पढ़ा होगा, तो आसान भी है आप लोगों के लिए। और अगर एग्जाम में आ जाता है तो 20 मार्क्स में इससे अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमारे लिए नहीं होता है। पहली बात तो 10 आते हैं, आपको 5 करने होते हैं, तो फिर भी आपके पास एक अच्छी चॉइस रहती है। अगर आपको बाकी 5 आएंगे तो आप उनको अच्छे से परफॉर्म करना। बट या ये क्वेश्चन एक अच्छा, ईजी टू अटेम्प्ट, ईजी टू गो, लिखने के लिए ज़्यादा कंटेंट इसमें आपको मिल सकता है, तो इसको इस वे में आप करेंगे। बाकी पेड क्लासेस में ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी रखने वाली हूँ, सो दैट यूट्यूब स्टूडेंट कैन ऑल्सो वॉच दिस एंड कुछ चीज़ें वो सुन समझ पाएँ। बाकी मैं अभी नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करने वाली हूँ पेड क्लासेस में, उनमें हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और टॉपिक की, कल्चरल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये सब टॉपिक पे भी बात करते हैं। बिकॉज कोई सर्टेनिटी नहीं है कि इकोनॉमिक डायमेंशन ही आएगा, पॉसिबिलिटी है कुछ और भी आ जाए। मास मीडिया, उसका इवोल्यूशन भी एक यूनिट में बात की गई है, तो थोड़ा सा इवोल्यूशन के बारे में क्या क्या लिख सकते हो ये भी देख लेते हैं। मास मीडिया का ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग अभी करते हैं। अभी दिन बचा है, ठीक है, 2-4 बार वीडियो भी सुनोगे, 2-4 बार नोट्स भी पढ़ोगे, लास्ट डे पढ़ के भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। प्लीज़ डोंट पैनिक, जितना कवर कराया जा रहा है। ऑल द यूट्यूब स्टूडेंट, आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिए। अगर आपने अब तक बहुत अच्छे से नहीं प्रिपरेशन की है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट देख लीजिए, अगेन एंड अगेन चीज़ों को सुन लीजिए, थोड़ी बहुत चीज़ें माइंड में रख लीजिए, याद रख लीजिए। ट्रस्ट मी, यू विल परफॉर्म गुड, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। करा है बच्चों ने, बच्चों के फीडबैक आ रहे हैं, तभी मैं बोल रही हूँ। मैं अपनी तरफ से झूठे क्लेम नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज बच्चे ही आगे बोल देंगे कि फालतू बकवास कर रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ आता है या समझ ही नहीं आती है बातें। सो जो बच्चे बोल रहे हैं उसी बेसिस पे बात कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के बेसिस पे बात कर रही हूँ। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। तैयारी कीजिए, अभी टाइम अभी 4:30 बजे है जब भी मैं ये वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। अभी भी अगर आप पढ़ने बैठते हैं, 5 बजे भी कोई बच्चा, मैं कह रही हूँ, पढ़ने बैठेगा, शुरू करेगा, अगर MSO3 की प्लेलिस्ट पेड वाला या यूट्यूब वाला भी, वो भी प्लेलिस्ट शुरू करेगा, तो रात के 12-1 बजे तक पढ़ लो, क्योंकि एक ही दिन पढ़ रहे हो, मतलब आप, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो इतना पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। एक दिन ज़्यादा पढ़ने से कोई बीमारी नहीं आती है, कोई ऐसा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब नहीं होती है। ये नहीं कि बिल्कुल 10 बजे बिस्तर पे सो जाना है, कल पेपर है, तो वो तब होता है जब लगातार पढ़ रहे होते। इन पेपर में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर कीजिए, कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।